हेलो साथियों, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं यूनियन बजट 2022 और 23। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले बन सकते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों हम बता दें आपको कि ये 2022-23 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और इन्होंने लगातार चौथी बार यह बजट पेश किया है। और ये 2022-23 का बजट दोस्तों पेपरलेस बजट था। ठीक है, तो चलिए हम बजट 2022 और 23। तो दोस्तों, बजट 2022-23 देखने से पहले हम देख लेते हैं बजट क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद बजट 2022-23 पे आएंगे। फिर बजट 2022-23 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। इससे पहले चैनल पे दोस्तों आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बजट, ठीक है, बजट क्या है तो इसको देखते हैं दोस्तों। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉगेट से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला होता है। ठीक है दोस्तों, बजट शब्द बजट से बना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। फिर नेक्स्ट है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक में जन्मदाता किसे माना जाता है तो वो है जेम्स विल्सन। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब दोस्तों बजट किसके अंतर्गत आता है इसको हम देखते हैं। तो बजट समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है। मतलब जो हमारे वित्त मंत्री रहेंगे, ठीक है, वो बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे, पेश करेंगे। ठीक है, और बजट समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये दोस्तों पूरा एक साल का समय है, आप देख लेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट पे रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 और 25 में किया गया था। मतलब जो पहले रेलवे बजट आता था, ठीक है, उसको 1924 और 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पे उसको अलग कर दिया गया था। मतलब रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। रेल मंत्री अलग से बजट पेश करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1924 और 25 से पहले भारत में रेल बजट और सामान्य बजट एक ही में आता था। मतलब सामान्य बजट के अंतर्गत ही रेल बजट को भी पेश कर दिया जाता था। लेकिन एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्ष 2017 में भारत भाजपा सरकार द्वारा, ठीक है, मतलब भाजपा क्या बोल रहा है, भारत सरकार ही बोल सकते हैं, कि वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया था, और फिर पूछेगा कि रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिला दिया गया था। ठीक है, केंद्रीय बजट में कब मिला दिया गया था। मतलब रेल बजट को अब अलग से नहीं पेश किया जाता, उसको केंद्रीय बजट में ही पेश कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, मतलब भारत जो हमारा 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था 1947 में, तो 26 नवंबर, ठीक है, 1947 में हमारा पहला मतलब भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर को। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं कि जॉन मथाई को, ठीक है, जॉन मथाई को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों 26 जनवरी 1947 तक जो हमारा संविधान था वो बन के तैयार नहीं था। ठीक है, हम पूरी तरह से गणतंत्र नहीं थे, हम बस स्वतंत्र थे। हमने अपने आप को संविधान को नहीं सौंपा था। ठीक है, इसलिए हम गणतंत्र नहीं थे। लेकिन 26 नवंबर 1950 को, ठीक है दोस्तों, 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में पूर्ण रूप से कर दिया जाता है, भारत के लोगों पे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत फिर जब फरवरी आता है तो फरवरी में जॉन मथाई को 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे कि फरवरी के पहली या दूसरी तारीख को ही बजट पेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे।
छब्बीस जनवरी को हमारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत के लोगों को सौंपा गया था, ठीक है, या भारत के लोग भारतीय संविधान को अपने आप को सौंप दिए थे। तो उस दिन से हमारा भारत गणतंत्र हो जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी से गणतंत्र हो जाता है, और 1 और 2 फरवरी को हमारा जो बजट पेश होता है, ठीक है दोस्तों। तो जॉन मथाई उसके गणतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बजट पेश किया था, ठीक है, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये है मोरारजी देसाई, ठीक है, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है दोस्तों। इसमें भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है, 10 बार। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, दिया जाता है या बजट पेश किया जाता है? तो ये है संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है। वहीं राज्यों के लिए क्या है, तो इसको देखते हैं हम लोग। राज्य सरकारों को बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दिया गया है, ठीक है। मतलब राज्य सरकार भी बजट पेश करती है, तो ये अनुच्छेद 202 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ठीक है। शून्य आधारित बजट का अर्थ यही है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ठीक है। अब भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 के वित्तीय वर्ष में पेश किया था, ठीक है। तो शून्य आधारित आप समझ गए होंगे, और पहली बार शून्य आधारित बजट कब पेश हुआ था? तो ये है राजीव गांधी के, मतलब राजीव गांधी ने बजट पेश किया था 1987-88 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब दोस्तों बजट 2022-23, ठीक है, और इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, ठीक है दोस्तों। आप जानते होंगे कि जो केंद्रीय बजट है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, हमने पीछे भी बताया था, ठीक है। और वित्त मंत्री हमारी वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने पेश किया है 2022-23 का बजट, ठीक है। अब दोस्तों इसमें इस बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के लिए क्या है, अब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इसमें क्या है, व्यवसायियों के लिए क्या है, ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति योजना के लिए दोस्तों 7 स्तंभ, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 7 लिखा है, तो 7 स्तंभ, 7, ठीक है, 7 स्तंभ निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना के लिए 7 स्तंभ निर्धारित किए जाएंगे। अब ये कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। ये है रेलवे, सड़क सड़क है, रेलवे है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, जल परिवहन है, ठीक है, जल मार्ग है, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएम गति शक्ति के 7 स्तंभ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार और बिजनेस को बढ़ावा देंगे, ठीक है। ये दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके तहत आने वाले 5 सालों में, ठीक है, 60 लाख नई नौकरियां युवाओं को प्रदान की जाएंगी, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हैं पीएम गति शक्ति योजना, ठीक है, इसके तहत 5 सालों में 60 लाख नई नौकरियां युवाओं को प्रदान की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंस होता है, रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सरकार का लक्ष्य 2500 किलोमीटर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूर्ण किया जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखेंगे, 2500 किलोमीटर तक का राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा किया जाएगा 2022-23 के वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 साल के अंतर्गत 2500 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरकार द्वारा प्रतिदिन 70 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, ठीक है, और इस परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे और लिखेंगे, ठीक है, और इसको बार बार आप देखेंगे कि मतलब फिर उसके बाद बजट से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कर ले जाएंगे एकदम
जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हम लेके आए हैं, ठीक है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 40 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाई जाती थी, ठीक है, बनाई गई थी पिछले वित्तीय वर्ष में 2021-22 में, ठीक है दोस्तों। और इस बार भी इस वित्तीय वर्ष में 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। फिर है भारत की केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, ठीक है। मतलब जो कि मध्य प्रदेश में केन नदी है, ठीक है, और वहीं उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इनको जोड़ने के दौरान, ठीक है, इनकी मतलब इनको जब जोड़ा जाएगा तो नहरों के माध्यम से, तो इसके बीच 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो उस पे ये लोग सिंचाई करेंगे और ठीक है, और इस परियोजना के तहत इनका उद्देश्य है 130 मेगावाट बिजली पैदा करने का भी, ठीक है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है दोस्तों। केन बेतवा लिंक ये दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, आगे है, इसको देखते हैं हम लोग। यमुना नदी की सहायक नदियां, ठीक है, हमने बताया कि केन बेतवा लिंक केन बेतवा नदियां, ये यमुना नदी की, ये दोनों नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यमुना नदी सहायक नदियां मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में केन नदी, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को जोड़ेगी, ठीक है। मतलब कहाँ से कहाँ किसको किसको जोड़ेगी, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से केन नदी निकल, ठीक है, केन नदी, और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी को ये जोड़ेगी, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य 9.8, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट है ऊपर वाले में, 9.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है। और इस इससे दोस्तों 62 लाख लोगों को शुद्ध पीने की जल की आपूर्ति भी किया जाएगा, ठीक है। इस परियोजना के तहत 62 लाख लोगों को शुद्ध पीने की जल की आपूर्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 103 मेगावाट जल विद्युत योजना जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमने बताया 130 मेगावाट विद्युत पैदा की जाएगी केन बेतवा लिंक परियोजना से, तो उसमें 103 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होगी और ठीक है, और उसमें 27 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त की जाएगी, ठीक है। तो आप 103 और 27 जोड़ेंगे तो 130 मेगावाट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ठीक है। अब केन बेतवा लिंक परियोजना है तो इसमें कितना बजट रखा गया है इसको भी तो जानना जरूरी है। तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब दोस्तों प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस या उससे ही उससे ही रिलेटेड कोई और महामारी आती है तो उसको बच्चों को सुरक्षित रखते हुए घर पर डिजिटल तौर पर शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का उद्देश्य यही है, ठीक है, कि कोरोना वायरस या उससे वैसे ही रिलेटेड कोई और बीमारी अगर आती है तो उनको डिजिटल तौर पे शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके तहत घर पर ही बच्चों को टीवी के माध्यम से एजुकेशनल कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना है, ठीक है। इस योजना के तहत 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम शुरू किया जाना है जो कि एकदम फ्री रहेगा, ठीक है। मतलब टीवी टीवी के माध्यम से एजुकेशनल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ठीक है, और 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस कार्यक्रम के तहत 12 से 200 टीवी चैनलों को शुरू कर रीजनल भाषाओं में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले जो है दोस्तों ये 12 चैनल चलते थे, ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा के 200 टीवी चैनलों को शुरू करने 200 टीवी चैनलों को उनकी रीजनल भाषाओं में शुरू किया जाएगा, ठीक है, और ये कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करेगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने की घोषणा की गई है, ठीक है। वित्तीय वर्ष में 2022-23 में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने की घोषणा की गई है। अब कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है इसको देख लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स किसी कॉर्पोरेशन, कंपनी, निगम या निकाय के लाभों पर टैक्स दिया जाता है। यहाँ पे है दोस्तों, जब आप टैक्स देते हैं तो आप जो जो टैक्स देते हैं वो तो टैक्स ले लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है जो कंपनी के लाभ, मतलब जैसे आप मान लीजिए 1 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है, तो 1 करोड़ का जो जितना टैक्स होता है वो तो आप देंगे ही, फिर 1 करोड़ में जो आपका लाभ है, ठीक है, आपको उस पर अब 15% पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स यही है, अगर 1 करोड़ में आपका जितना लाभ है उस पर आपको
15% के हिसाब से, मतलब 15% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये टैक्स दोस्तों क्या होता था, ये 18% रहता था, लेकिन इसको घटाकर 15% किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टैक्स व्ययों की कटौती करने के बाद कर योग्य आमदनी पर कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है। वही दोस्तों हमने जो बताया कि मतलब जो आपका जो कर टैक्स व्यय, मतलब जितना भी आपका टैक्स है उसको काटने के बाद जितना आपका लाभ हुआ है, ठीक है, उस पर कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जल जीवन मिशन। ठीक है, ये क्या है इसको देखते हैं। इस मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना शुरू की गई है। ठीक है, वर्तमान में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 8.7 करोड़ घरों को कवर किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। ठीक है, फिर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 तक 3.5 करोड़ घरों को कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब एक साल में 3.5 करोड़ घरों को कवर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और अब तक दोस्तों 8.7 करोड़ घरों को कवर किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस योजना के लिए 7,000 करोड़, ठीक है, इस योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, 2024 तक सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर को पीने के पानी का कनेक्शन देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये अभी लक्ष्य इनका रखा गया है 2024 तक, इसको यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आप बहुत सुने होंगे दोस्तों, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बिटकॉइन मतलब डिजिटल करेंसी पे 30% टैक्स, मतलब आप कितना प्रॉफिट करते हैं उस पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे, इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पर 1% TDS भी लगेगा। ठीक है, आप जैसे अपने जो करेंसी है इसको आपकी जो डिजिटल करेंसी है इसको आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1% TDS देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं, और इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए क्या क्या घोषणा की गई है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। किसकी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2021 में इसमें 7400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसका बजट कितना था? तो 7400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो कितना बढ़ा गया है? 2600 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। इस बार बजट को 2600 करोड़ बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रक्षा में क्या किया गया है, रक्षा क्षेत्र में, तो इसको देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के कुल बजट का 8% भाग रक्षा पे निवेश करेगा। ठीक है, भारत का जितना भी बजट है उसका 8% भाग रक्षा में निवेश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के अनुसार सरकार का कुल प्रभावी बजट, यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, 39.45 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, मतलब 39.45, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 29 लिखा है, 39.45 लाख करोड़ रुपए सरकार का कुल प्रभावी बजट है। तो आप 39.45 लाख करोड़ रुपए का 8% निकाल लेंगे तो वो रक्षा पे निवेश किया जाएगा। ठीक है, अब वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार द्वारा कुल बजट का, ठीक है, कुल बजट का 20% भाग कर्ज के ब्याज के रूप में चुकाना है। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हमने इतना कर्ज ले लिया है कि जो हमारा कुल बजट है 39.45 लाख करोड़ का, उसका 20% भाग कर्ज के रूप में ही चुकाना है। मतलब जो हम विश्व बैंक, IMF और एशियन बैंक से जो हमने कर्ज लिया है, ठीक है, उसको 20% भाग हमको चुकाना है कर्ज के रूप में कुल बजट का। नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा बताया गया है कि उनका पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए है। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय यह है कि आपने जिस पे
मतलब किसी चीज़ को वित्तीय वर्ष में शुरू किया है तो वो आगे आने वाले भविष्य में वो आपको लाभ प्रदान करेगी। तो पूंजीगत व्यय यही है। पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए। अब जैसे दोस्तों पूंजीगत व्यय क्या है कि आपने वृद्धा पेंशन दिया, विधवा पेंशन दिया, तो ये दोस्तों आपने पेंशन दे दिया तो ये आप दे दिए, ये पैसा आपको वापस से दोबारा मिलने वाला नहीं है। मतलब ये आप मतलब इन पैसों से आपको लाभ नहीं मिलेगा वापस से दोबारा, ठीक है। लेकिन यही आप 400 वंदे भारत ट्रेन निकालते हैं तो जब ये बन जाएगा तो इससे आपको दोस्तों लाभ भी बाद में प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये पूंजीगत व्यय है। आपको लाभ बाद में लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिससे भविष्य में सरकार को लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। वही हम बता रहे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटा 6.9% रहा, ठीक है। मतलब वर्ष 2021-22 में सरकार का राजकोषीय घाटा 6.9% रहा और इस राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 0.3% की कमी राजकोषीय घाटे में इस बार कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकार ई पासपोर्ट की सुविधा ला रही है, ठीक है। मतलब सरकार अब जो पासपोर्ट बनाएगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक विधि से आपका पासपोर्ट अब बन के तैयार होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्जिंग पॉइंट पर बदलने की भी सुविधा प्रदान करेगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, आपकी इलेक्ट्रिक कार या मोटरसाइकिल होगी, तो उसको आप चार्ज उसकी अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो आपको चार्जिंग पॉइंट पे ही उसकी बैटरी तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम चलते हैं। आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, आपको चार्जिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे आप उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करेंगे वहीं पे आपको उसकी बैटरी बदलने का भी सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट सिस्टम चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कुल 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, इस बार कितना किया जाएगा? 19,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आप कितना अंतर होता है उसको याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत का विकास दर 9.2% रहा। मतलब जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत का विकास दर कितना रहा? तो 9.2% रहा, ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ठीक है, देश में आर्थिक विकास दर मतलब वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में आर्थिक विकास दर दोस्तों ये 8 से 8.5% के बीच रहने का अनुमान है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, ठीक है। मतलब किसी देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद उसकी आर्थिक वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद उसको जीडीपी बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोविड-19 महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाया है, ठीक है। ऐसा पाया गया है कि जो कोविड-19 महामारी में दोस्तों लोगों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ गड़बड़ी पाई गई, ठीक है, ऐसा पाया गया है। तो इसके तहत गुणवत्ता मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल जैसी सेवाओं के लिए सरकार ने राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा सरकार द्वारा, ठीक है। इसके लिए आईआईटी बेंगलुरु तकनीकी सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 6400 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों स्प्रिंट है, 2530 लिखा है और 6400 लिखा है, तो ये 6400 है, ठीक है। करोड़ रुपए के लिए रुपए का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कृषि क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में क्या क्या घोषणाएं की गई थी उसको यहाँ पे देखेंगे। सरकार एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, ठीक है। गेहूं और धान खरीद के लिए कितना है? 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। ये कृषि क्षेत्र की सब
विशेषताएं हैं, मतलब किसी क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं उसको देखे किया गया है। ठीक है, आयात कम करने के लिए घरेलू तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर योजनाएं लाई जाएंगी। मतलब घरेलू तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर योजनाएं लाई जाएंगी। फिर किसान ड्रोन के जरिए फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि से कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए शुरू किया गया है। अब पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। पीएम डिवाइन, ठीक है, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है दोस्तों, मतलब इसके तहत उत्तर पूर्वी भारत का विकास कार्यों को किया जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत के विकास कार्यों को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी सीमा पर स्थित सीमावर्ती गांव के विकास के लिए, ठीक है, जीवंत ग्राम परियोजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें जो उत्तर पूर्वी सीमा है, उत्तरी सीमा है, जैसे चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ जो सीमाएं लगती हैं, उन सीमाओं के जो सीमावर्ती गांव है, ठीक है दोस्तों, तो उनका विकास किया जाएगा। तो उनका विकास, कौन सी परियोजना उनके विकास, सीमावर्ती गांव के विकास के लिए शुरू की गई है, तो है जीवंत ग्राम परियोजना। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अनुसूचित बैंक हो सकता है सरकार की कोई नई योजना हो, अभी इस तरह का तो कोई बैंक है नहीं हम लोगों के पास, हो सकता है सरकार की कोई नई योजना हो अनुसूचित बैंक के लिए इस हिसाब से, तो उसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान, ठीक है दोस्तों, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करेगा। ठीक है, पीएम आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखेंगे, पीएम आवास योजना, ठीक है, इसके तहत 8 लाख घरों का निर्माण किया जाना है वित्तीय वर्ष 2022-23 में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, पीएम आवास योजना के लिए 8 लाख घरों का निर्माण किया जाना है और इसमें 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब दोस्तों एलआईसी का आईपीओ आएगा। ठीक है, आईपीओ क्या होता है, तो जो इसे शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में आना चाहती है तो सबसे पहले अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। ठीक है, तो उसी आईपीओ को लोग खरीदते हैं और मतलब जो जैसे हम लोग हुए अगर शेयर मार्केट में जाते हैं तो उसी आईपीओ खरीदते हैं, उसी आईपीओ का रेट निर्धारित रहता है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जैसे रेट एलआईसी अपना निर्धारित करे वैसे ही उसका आईपीओ रहता है। ठीक है, तो आईपीओ एलआईसी अपना आईपीओ लाएगा। ठीक है, और अपने आप को अब वो शेयर मार्केट में उतारेगा, मतलब सरकार की योजना है कि एलआईसी को भी शेयर मार्केट में उतारा जाए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों के पोषण का और विकास का कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी योजनाएं हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ठीक है दोस्तों, इन चारों योजनाओं के जरिए, ये 5 योजनाएं हैं, पांचों योजनाओं के जरिए दोस्तों महिलाओं और बच्चों का, जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, मतलब जो नवजात शिशु रहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये योजनाएं शुरू की गई हैं। इन 5 योजनाओं के साथ महिलाओं और बच्चों का पोषण और विकास का कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा यूनियन बजट 2022-23 था। ठीक है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे डायरेक्ट दोस्तों यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप यही क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से नोट बनाएंगे, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।